गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। SBN स्कूल सावा में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र शर्मा, रसायन विज्ञान। आज का अपना चैप्टर जैवाणु बायोमोलिक्यूल, जो दो शब्दों से मिलके बना है। एक जैव शब्द है इसमें, दूसरा अणु शब्द है। अर्थात समस्त जो जीव प्राणी हैं वो समस्त जीव प्राणी जैव अणुओं के द्वारा निर्मित होते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं संचालित होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो सारी की सारी जैव अणुओं के द्वारा अपने को प्राप्त होती है। जैव अणु मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड आदि जैवाणु होते हैं, जो समस्त प्राणी जगत को निर्मित करते हैं, या समस्त प्राणी जगत जो है ऊर्जा है या अन्य जो शरीर के कार्य है वो जैवाणुओं के द्वारा संचालित होते हैं। इनमें सबसे पहले अपने बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला जो जैवाणु है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की प्रारंभिक जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन कार्बन के हाइड्रेट के रूप में दी गई थी। प्रारंभिक जो डेफिनेशन अपने कह सकते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट के रूप में दी गई थी। और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों के अंदर होता है। कार्बन के हाइड्रेट का मतलब है कार्बन के साथ जल का अणु, अर्थात कार्बन के हाइड्रेट के रूप में इसको अपने डेफिनेट करते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अधिकांश कार्बोहाइड्रेट इसकी पालना कर रहे हैं। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला आपने लिखे C6H12O6 के रूप में, या फ्रैक्टोज का फार्मूला, मैनोज का, लैक्टोज का C6H12O6, इसको अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं C6H2O6, अर्थात ये कार्बन के हाइड्रेट के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट जो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं लिखे जा सकते, जैसे रेमनोज, C6H12O5 के रूप में लिखा जाता है। रेमनोज का जो फार्मूला है वो C6H12O5 होता है। तो इस फार्मूले को अपने इस सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते, अर्थात कार्बन के हाइड्रेट के रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता। इसी प्रकार 2-डीऑक्सी शुगर जो है, इसी प्रकार से 2-डीऑक्सी शुगर जो है उसको अपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जा सकता। C5H10O4 के रूप में इसका फार्मूला है, जिसे अपने कार्बन के हाइड्रेट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं लेकिन कार्बन के हाइड्रेट के रूप में उनको लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें अपने, तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो फार्मूला है उसको अपने CH2O के रूप में लिखा जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड CH2O जो कार्बन के हाइड्रेट के रूप में लिख सकते हैं अपने, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड है जिसका सामान्य फार्मूला CH3COOH के रूप में इसको लिखते हैं अपने,
जिसे अपने अणुसूत्र इस प्रकार से लिख सकते हैं C2H4O2। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं C2H2O2, अर्थात ये कार्बन के हाइड्रेट के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इसको अपने कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है ये। इस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड एग्जाम्पल देखे अपने, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन फिर भी इनको कार्बन के हाइड्रेट के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे रेमनोज है या 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर है, जिसका अणुसूत्र जो है अपने उसको कार्बन के हाइड्रेट के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से अपने जो इसकी डेफिनेशन जो बता रहे हैं कार्बन के हाइड्रेट, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने सभी कार्बोहाइड्रेट की व्याख्या जो है वो नहीं की जा सकती। तो इसके बाद इसकी दूसरी जो डेफिनेशन जो सभी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर लागू होती है, उसमें अपने ये लिखते हैं कि ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल समूह युक्त होते हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो दूसरी जो डेफिनेशन इसकी है उसमें अपने क्या लिखते हैं, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी समूह युक्त होते हैं और जिसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो इसमें अपने 3 शब्दों की बात कर रहे हैं। एक अपने इसमें कह रहे हैं प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, पहला जो शब्द इसमें ले रहे हैं अपने डेफिनेशन में प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, दूसरा जो इसमें शब्द ले रहे हैं अपने पॉलीहाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होने चाहिए, और तीसरी बात करते हैं कि इसके अंदर कार्बोनिल समूह होना चाहिए। तो डेफिनेशन अपने क्या बनती है, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी हो, जिसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित हो, वे समस्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट को प्रदर्शित करते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब इसमें तीनों शब्दों की अगर अपने अलग अलग व्याख्या की जाए, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक की बात करें अपने, तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक का मतलब ये होता है कि यौगिक में ऐसा कार्बन उपस्थित होना चाहिए जिस कार्बन से चारों समूह अलग अलग जुड़े हुए हो। ऐसा यौगिक जिसमें ऐसा कार्बन उपस्थित होना चाहिए जिसमें चारों समूह अलग अलग होने चाहिए। जैसे इसमें A, B, C, D 4 समूह अपने अलग अलग दर्शा रहे हैं इसके अंदर। तो ऐसा जो कार्बन होगा उस कार्बन को अपने असम्मित कार्बन कहा जाता है, और ये कार्बन जो है वो प्रकाशीय समावयवता को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होगा। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए पहली जो शर्त अपने है कि उसके अंदर ऐसा समूह है या ऐसा कार्बन उपस्थित होना चाहिए जिसके अंदर चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हो, क्योंकि ऐसा जो कार्बन होगा वो प्रकाशीय समावयवता को प्रदर्शित करेगा और वो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होगा। दूसरी अपने बात कर रहे हैं इसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी समूह है। इसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बहुत से OH समूह है इसके अंदर उपस्थित होने चाहिए। तो जो अपने पास कार्बोहाइड्रेट होगा उसके अंदर कई OH समूह उपस्थित होते हैं। जो अपने पास कार्बोहाइड्रेट होगा उसके अंदर कई OH समूह जो है वो उपस्थित होते हैं इसके अंदर। तीसरी बात अपने इसके लिए लागू कर रहे हैं कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होना चाहिए। तो कार्बोनिल समूह अपने कौन से होते हैं, एल्डिहाइड समूह या कीटो समूह। तो जो भी अपने कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपने या तो एल्डिहाइड समूह होना चाहिए या फिर उसके अंदर कीटो समूह जो है वो उपस्थित होना चाहिए। तो ये तीनों बातें जिस यौगिक के ऊपर लागू होगी वो यौगिक अपना क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि अपने बात करते हैं तो ग्लूकोज का फार्मूला अपने लिखें।
तो ग्लूकोज के फार्मूले के अंदर अपने जो तीनों नियम अपने बता रहे हैं, ऊपर तीनों जो बातें अपने डेफिनेशन के अंदर बता रहे हैं, उन तीनों बातों को अपने लागू करते हैं यहाँ पे। ग्लूकोज का अणुसूत्र अपने बताया था C6H12O6 होता है, जिसके फार्मूले को, जिसकी संरचना को अपने इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसमें अपने पहली बात ये कही थी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होना चाहिए, और प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के लिए अपने शर्त लागू की थी इसके अंदर ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसके अंदर चारों कार्बन, जो चारों समूह हैं, वो अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास यदि बात करें तो ये जैसे इसका पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा कार्बन है। 6 कार्बन इसके अंदर उपस्थित है। अब इसके अंदर यदि अपने दूसरे कार्बन की, तीसरे कार्बन की, चौथे कार्बन की, पांचवें कार्बन की, अर्थात 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर कार्बन की बात करते हैं, तो ये चारों कार्बन जो है वो अपने असममित कार्बन हैं, अर्थात इनके साथ जुड़े हुए चारों ग्रुप जो है वो अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों कार्बन 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर जो कार्बन है, ये कार्बन अपने प्रकाशिक सक्रियता को प्रदर्शित करेंगे यहाँ पे, अर्थात ये यौगिक जो है वो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक हो जाता है। दूसरी जो बात की अपने पॉलीहाइड्रोक्सी समूह इसके अंदर होने चाहिए। तो पॉलीहाइड्रोक्सी समूह का मतलब OH समूह की संख्या की बात करते हैं। तो इस ग्लूकोज के अंदर OH समूह अपने पास 1, 2, 3, 4, 5 OH समूह उपस्थित है। इसी प्रकार से अन्य जो कार्बोहाइड्रेट है उनके अंदर भी OH समूह जो है वो उपस्थित होते हैं, और प्रकाशिक सक्रिय कार्बन जो है वो सक्रिय कार्बन अपने उपस्थित होगा इसके अंदर। अब तीसरी जो बात कर रहे हैं अपने कार्बोनिल समूह की बात कर रहे हैं। तो कार्बोनिल समूह इसके अंदर पहला जो कार्बन है अपना एल्डिहाइड समूह इसके अंदर उपस्थित है। तो पहला जो कार्बन है वो एल्डिहाइड समूह के रूप में इसके अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल समूह युक्त होते हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करते हैं अपने। कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अपने। तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पहला जो इसके अंदर है आणविक आकार के आधार पे, दूसरा जो इसके अंदर बात करते हैं अपने स्वाद के अनुसार, तीसरा जो अपने इसमें बात करते हैं, तीसरे में अपने 2 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं, एक अपचायित शर्करा और एक अनपचायित शर्करा। इसमें अपचायी और अनपचायी अपने 2 भाग इसके अंदर बता देते हैं। तो पहला अपने आणविक आकार के आधार पे यदि अपने बात करें तो आणविक आकार के आधार पे अपने इसको निम्न भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला इसके अंदर मोनोसैकेराइड, पहला जो इसका प्रकार अपने करेंगे वो मोनोसैकेराइड। दूसरा जो अपने बात कर रहे हैं ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा जो इसके अंदर बात करें अपने पॉलीसैकेराइड। तो इस प्रकार से अपने आणविक आकार के आधार पर, तो आणविक आकार के आधार पे इसको अपने 3 भागों में डिवाइड किया है, एक मोनोसैकेराइड, एक ओलिगोसैकेराइड और तीसरा जो है अपना पॉलीसैकेराइड।
तो इसमें अगर बात करें अपने मोनोसैकेराइड की, तो मोनोसैकेराइड जो इकाई है या मोनोसैकेराइड जो शर्करा की अपने बात कर रहे हैं, उसका अपने क्या मतलब हो जाता है कि इन इकाइयों का जलपघटन अपने नहीं किया जा सकता, अर्थात ये सरल इकाई होती है। शर्करा की सरल इकाई को अपने मोनोसैकेराइड इकाई कहा जाता है। इनका अपने और आगे जो है वो जलपघटन नहीं किया जा सकता है। सिंपल इकाई के रूप में या सिंपल शर्करा के रूप में, सामान्य जो शर्करा है उसके रूप में इसकी अपने बात करते हैं। यहाँ अपने एग्जाम्पल के रूप में जैसे ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, मैनोज है, या फिर इससे कम कार्बन की जो शर्करा है अपने ट्रायोज है या टेट्रोज है या पेंटोज है, तो वो अपने इसके अंदर मोनोसैकेराइड के अंदर आ जाती है। दूसरा अपने ओलिगोसैकेराइड की बात करते हैं, तो ओलिगोसैकेराइड इकाई का मतलब अपने क्या होता है कि जिसके अंदर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ उपस्थित हो, अर्थात यदि अपने ओलिगोसैकेराइड का जलपघटन करेंगे तो उसमें 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ अपने को क्या होती है, प्राप्त होती है। इसमें जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपने सुक्रोज की बात करते हैं, माल्टोज की बात करते हैं, जो कि डाइसैकेराइड है, अर्थात जिनके जलपघटन से 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ अपने को प्राप्त होती है। तीसरा इसके अंदर जो पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं अपने, पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है जिसके जलपघटन से बहुत सी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ अपने को प्राप्त होती है, उसे अपने क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड जो है वो कहा जाता है। जिसके जलपघटन पे बहुत सी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ अपने को प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, अपने पॉलीसैकेराइड जो है वो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम आदि इसके अंदर आती है। पॉलीसैकेराइड जिसके जलपघटन पे बहुत सी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ अपने को प्राप्त होती है, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम, इनके अंदर काफ़ी सारी इकाइयाँ उपस्थित होती है। जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी संख्या के अंदर ग्लूकोज की मोनोसैकेराइड इकाइयाँ उपस्थित होती है, या ये कह सकते हैं कि इनके लिए ग्लूकोज जो है वो एक एकलक इकाई होती है, और ये जो है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोज के बहुलक होते हैं, अर्थात ग्लूकोज की इकाइयाँ बार बार इसके अंदर आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करती हैं। फिर अपने दूसरा यहाँ पे वर्गीकरण की बात कर रहे हैं जो कि स्वाद के आधार पे है अपने, तो यहाँ इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक शर्करा या शुगर, शर्करा या शुगर, और दूसरी जो होती है वो इसके अंदर अशर्करा अर्थात नॉन शुगर। दूसरा जो इसके अंदर वर्गीकरण है वो अपने क्या कहलाता है, यहाँ पे अशर्करा अर्थात नॉन शुगर के रूप में इसको अपने बता सकते हैं। तो इसमें जो शर्करा होगी उस शर्करा का क्या मतलब होगा कि ऐसी कार्बोहाइड्रेट इकाइयाँ जो जल के अंदर विलेयशील होती है और स्वाद के अंदर जो मीठी होती है, उन शर्कराओं को अपने क्या, उन कार्बोहाइड्रेट को अपने क्या कहते हैं, शर्करा शुगर कहा जाता है। इसमें जैसे मोनोसैकेराइड इकाइयाँ आ जाएगी और डाइसैकेराइड इकाइयाँ जैसे ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है आदि इकाइयाँ जो है वो अपने किसके अंदर रख सकते हैं, शर्करा के अंदर रख सकते हैं। दूसरा अपने इसके अंदर अशर्करा की बात कर रहे हैं। अशर्करा जो है वो स्वाद के अंदर मीठी नहीं होती और जल के अंदर विलेयशील नहीं होती है। जैसे स्टार्च की बात करें, सेलुलोज की बात करें, ग्लाइकोजन की बात करें, तो ये जो है वो किसके अंदर आ जाती है, अपने नॉन शुगर के अंदर आ जाती है। तीसरा जो वर्गीकरण है अपने अपचाई और अनपचाई शर्करा की बात कर रहे हैं। तीसरी जो है इसके अंदर अपचाई और अनपचाई शर्करा की अपने बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 भागों में इसको अपने डिवाइड कर दिया, एक अपचाई और एक अनपचाई। तो इसकी पहचान के लिए अपने क्या करते हैं यहाँ पे कि एक टोलेन रिजेंट होता है अपना,
एक अपना फेलिंग विलियन होता है, एक टोलेन रिजेंट होता है, एक फेलिंग सॉल्यूशन होता है अपना। जो टोलेन रिजेंट है वो सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का अमोनिकल विलियन होता है। जो टोलेन अभिकर्मक है वो AgNO3 का अमोनिकल विलियन कह सकते हैं। और फेलिंग जो सॉल्यूशन है वो दो सॉल्यूशन से बना होता है, A और B सॉल्यूशन, जिसके अंदर मुख्य रूप से कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उपस्थित होंगे इसके अंदर। इन दोनों विलियन के साथ जो शर्करा क्रिया करेगी या जो शर्करा जो है इनके साथ क्रिया करेगी, ये जिसको अपचयित करेंगे वो अपने क्या होगा, यहाँ पे अपचायी शर्करा होगी। और जिसके साथ क्रिया नहीं करते हैं ये, वो अपने कौन सी होगी, अनअपचायी शर्करा होती है। और ये दोनों डिपेंड करते हैं कि जो शर्करा है उसके अंदर उपस्थित कार्बोनिल समूह मुक्त अवस्था में है या नहीं है। जिन शर्कराओं में एल्डिहाइड समूह मुक्त अवस्था में है वो अपचायी शर्करा कहलाएगी, और जिसके अंदर मुक्त अवस्था में नहीं है वो अपने अनअपचायी शर्करा जो है वो कहलाती है। तो इस प्रकार से अपने कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करते हैं, जो कि एक आणविक आकार के आधार पे होता है, एक स्वाद के आधार पे होता है, और एक अपने अपचायी व अनअपचायी शर्करा के रूप में इसको अपने बता सकते हैं। तो जो अपने इसके अंदर आणविक आकार के आधार पे उसमें 3 भागों में डिवाइड किया था अपने, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जिसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, जैसे ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है या ट्रायोज, टेट्रोज। ओलिगोसैकेराइड जो 2 से 10 तक जिसके अंदर मोनोसैकेराइड इकाइयाँ उपस्थित होती है, जिसका जल अपघटन करने पे 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड इकाई प्राप्त होती है, जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है आदि इसमें आती है। तीसरी अपने पॉलीसैकेराइड जिसके अंदर बहुत सी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ जो है वो उपस्थित होती है, जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, गम है। दूसरा अपने स्वाद के आधार पे शुगर के अंदर और नॉन शुगर के अंदर इसको अपने डिवाइड किया है। शुगर जो स्वाद के अंदर मीठे होंगे, जल के अंदर विलेयशील होंगे, और नॉन शुगर जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, जल के अंदर अविलेय होते हैं। तीसरा अपने अपचायी व अनअपचायी शर्करा के रूप में इसको अपने वर्गीकृत करते हैं। जो टोलेन रिजेंट और फेलिंग विलियन के साथ क्रिया करता है वो अपने क्या होगी, अपचायी शुगर होगी, और जो क्रिया नहीं करेगा वो अनअपचायी शुगर होती है। तो इसके आगे का भाग अपने अगले वीडियो के अंदर।